हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का दूसरा लेक्चर है और कल हम लोग ने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ सीखा। वो लेक्चर आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो, फ़िलहाल जो लोग आज इस वीडियो पे नए नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कल हम लोग ने अपना लेक्चर किया और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। तो आओ हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यांत्रिक तरंगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो कल मैंने आप लोग को लेक्चर के लास्ट में बताया था कि यांत्रिक तरंगे जो होती हैं दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है अनुप्रस्थ तरंगे और जो दूसरा है वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो दूसरा है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो आओ हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ये क्या चीज़ होता है। तो आओ हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ये क्या होता है। देखो, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखो, इसमें इसका डेफिनेशन साफ साफ लिखा है। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है, उदाहरण के लिए यदि एक रस्सी के किसी स्थान पर कोई निशान लगाकर उसके एक सिरे को हुक से बांध दें तथा दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाएं तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंग संचरित होने लगती है, जबकि लगाया गया निशान रस्सी की लंबाई के लंबवत कंपन करता रहता है। अतः रस्सी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता होती है। दृढ़ता यानी कि वो जो मजबूत हों, पूरी तरह से मजबूत होते हैं। सभी ठोस दृढ़ होते हैं। फिलहाल एक चीज़ आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी ठोस होंगे वो बहुत दृढ़ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उनको हम आसानी से जल्दी नहीं तोड़ सकते हैं। अतः ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अतः ठोस में जो होते हैं उनमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके विपरीत गैसें दृढ़ नहीं होती हैं। ठोस की अपेक्षा जो गैस होती है इतनी ठोस और मजबूत नहीं होती है। गैस तो फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे कि जो गैस होता है वो ठोस नहीं होता, वो गैस होता है तब उड़ जाता है। और जो ठोस होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अतः उनमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो गैस होते हैं उसमें अनुप्रस्थ तरंगे नहीं उत्पन्न किए जा सकती हैं। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे केवल उनकी सतह पर ही बन सकती है, उनके भीतर नहीं। और जो द्रव होता है, द्रव में केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वो केवल सतह पर बन सकती हैं, उनके भीतर नहीं। तो फिलहाल आप लोग को तीन चीज़ समझ में आई होगी कि जो द्रव होते हैं उनके सतह पे जो सतह होता है उनके सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, उनके भीतर नहीं। और जो गैस होता है इस पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न ही नहीं की जा सकती। और जो ठोस है उस पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। जो ठोस है उस पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। तो ये तीन चीज़ आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये गैस में जो गैस के तल होता है इसके तल पे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है। और जो ठोस होता है,
ठोस पे तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, परंतु गैस पे अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। जो अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रिंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ग्रत कहते हैं। श्रिंग तथा ग्रत कहते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को, जो अधिकतम ऊपर की तरफ जैसे मान लीजिए हम लोग इसको मान लेते हैं, जो ऊपर की तरफ है ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे श्रिंग, और जो नीचे का है इसको हम लोग ग्रत कहेंगे। तो जो अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रिंग कहते हैं तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ग्रत कहते हैं। श्रिंग तथा ग्रत की ये अवस्थाएं तरंग के संचरण की दिशा में बराबर दूरी पर रहते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। दो क्रमागत श्रिंगों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत ग्रतों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग, मतलब जो बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा, जो श्रिंग किसको कहते हैं। जो ये ऊपर की तरफ मतलब निकला होता है, इसको हम लोग श्रिंग कहेंगे, और जो नीचे की तरफ होता है इसको हम लोग ग्रत कहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो बीच की दूरी होती है उसको अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। जो ग्रीक का अक्षर लैम्डा है, लैम्डा से हम लोग तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करते हैं हमेशा। तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग लैम्डा का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। स्पष्ट है कि एक श्रिंग तथा पास के ग्रत के बीच की दूरी, जो उसके बीच की दूरी होती है वो λ/2 के बराबर होती है। जो एक श्रिंग है और एक ग्रत है, उसके जो बीच की दूरी होती है वो होती है λ/2। तो फिलहाल आप लोग को जो ये है तरंग दैर्ध्य, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, जो मतलब दूसरा है, वो है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये क्या है। देखो, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। देखो, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यमों में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं इसमें, उदाहरण के लिए कि उदाहरण इसका क्या है। तो उदाहरण के लिए, यदि क्षितिज अवस्था में लटके एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे के कुछ भाग को दबाकर शीघ्रता से छोड़ा जाए तो स्प्रिंग का प्रत्येक छल्ला उसकी लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है तथा स्प्रिंग में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगें संचरित होने लगती हैं। अतः स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों, जो सभी प्रकार के ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। वायु में तथा द्रव के भीतर उत्पन्न तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। मतलब जो इसको हम लोग तीनों अवस्थाओं में मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। और हम लोग आगे देखते हैं। पहले बार उदाहरण में किसी क्षण पूरे स्प्रिंग में कुछ स्थानों पर स्प्रिंग के छल्ले एक दूसरे के पास पास तथा कुछ स्थानों पर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जिन स्थानों पर छल्ले पास पास होते हैं वह स्थान संपीड़न की अवस्था में कहे जाते हैं तथा जिन स्थानों पर छल्ले दूर दूर होते हैं वह स्थान विरल की अवस्था में कहे जाते हैं।
इन संपीड़न और विरल के उत्पन्न होने से ही अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। संपीड़न तथा विरल की ये अवस्थाएं तरंग संचरण की दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत विरल के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग के तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देखिए, फिलहाल आप लोग को मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे जो हम लोग की स्प्रिंग होती है वो फिलहाल इस प्रकार की बनी होती है, मतलब एक दूसरे में ऐसे मतलब मिलके बने होते हैं। तो जब हम लोग इस स्प्रिंग को मतलब ये तो फिलहाल अभी स्प्रिंग है, जो मतलब इसके जो छल्ले टाइप का बना होता है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और जब हम लोग इस स्प्रिंग को मतलब खींचेंगे दो हाथ से पकड़ के, तो इसके छल्ले मतलब कुछ दूर दूर टाइप पे इस प्रकार के बन जाएंगे। उसके बाद जब ये खींच के उसके बाद जब हम इसको मतलब फिर इस छल्ले को जब खींचेंगे तो ऐसे दूर दूर टाइप करके ये मतलब बन जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग खींचे हैं तो ये मतलब फ़िलहाल दूर दूर तक है। उसके बाद फिर जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये फिर अपने आप में एक पास नज़दीक आ जाएगा सारा। और जब हम लोग इस स्प्रिंग को मतलब छोड़ते हैं तो इसमें एक कंपन उत्पन्न होने लगती है, उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। जब ये कंपन उत्पन्न होने लगती है उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाल हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं ये स्प्रिंग वाला चीज़, तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना पड़े। तो देखो, फिलहाल जो ये हम लोग का पहला है, ये मतलब ये विरल अवस्था में है। ये जो है ये विरल अवस्था में है। और इस जगह जो है ये देखो मतलब पास है, संपीड़न है मतलब, और यहाँ पे भी देखो संपीड़न है। तो जब हम लोग इसको खींच लेते हैं तो ये एक विरल अवस्था में जो स्प्रिंग होती है ये पहले मतलब एकदम से पास होगा, और उसके बाद जब हम लोग इसको खींचेंगे तो ये विरल अवस्था में आ जाता है, एकदम इस प्रकार से जैसे ये बना है इसी प्रकार से आ जाता है। और उसके बाद जब हम लोग छोड़ेंगे तो जो इस तरह से हो जाएगा जब हम लोग छोड़ेंगे तब। तो फिलहाल ये चीज़ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर करके पूछे, ताकि मैं उसका डाउट क्लियर कर सकूं और उस डाउट पे एक नई वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं। तो तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। परगामी तरंगों के संबंध में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जो परगामी मतलब तरंगों के संबंध में है उनकी जो कुछ परिभाषाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो हम लोग का जो पहला परिभाषा है वो है आयाम, कि व्हाट इज आयाम, आयाम किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आयाम का जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखो, जब किसी माध्यम में परगामी तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। तो फिलहाल इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। जब किसी माध्यम में परगामी तरंगें संचरित होती हैं यानी कि इकट्ठा होती हैं, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती हैं। तो जो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है, ये नहीं कि एक तरफ कंपन करे और एक तरफ ना कंपन करे, दोनों तरफ कंपन करती है। तो माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति की दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस विस्थापन को आयाम कहते हैं। और जो हम लोग आयाम को प्रदर्शित करते हैं इसे हम लोग ये से प्रदर्शित करते हैं। जो आयाम को हम लोग कभी भी आप लोग देखेंगे तो अगर ये लिखा है तो वहाँ समझ जाइए कि यहाँ आयाम के बारे में ही पूछ रहा है। तो फिलहाल ये टॉपिक भी आप लोग का काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे अब जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है आवर्तकाल।
आवर्तकाल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो आओ हम लोग आवर्तकाल के बारे में देखते हैं कि ये आवर्तकाल क्या होता है। माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इस आवर्तकाल कहते हैं। जब कोई माध्यम है, माध्यम का कोई भी कण, जो माध्यम होता है उसमें से कोई भी कण जितने समय में एक कंपन को पूरा करता है। अगर किसी कंपन को पूरा करने में देखो माध्यम में कई कण होते हैं और जो कोई भी कण उसमें से ले लो, कोई एक कण है उसको मतलब क्या कहते हैं, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा कर लेता है। देखो माध्यम में जो कण है वो जितने समय में किसी मतलब जैसे उसे एक कंपन पूरा करने में उसको समझ लो कि फ़िलहाल 1 सेकंड लगता है। उसको एक कंपन पूरा करने में 1 सेकंड लगता है। तो फ़िलहाल मान लो जो 1 सेकंड लगता है वही इसका जो आवर्तकाल होता है, यानी कि टी, तो उसका यही जो 1 सेकंड लगता है वही इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो तीसरा हम लोग का टॉपिक है वो है आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखो फ़िलहाल ऊपर वाले आवर्तकाल में यह बताया गया है कि माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है, उसको एक कंपन पूरा करने में 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगे या 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, वही जो समय लगता है वही आवर्तकाल हो जाता है। और जो आवृत्ति है, माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, जैसे जो आवर्तकाल है इसमें यह कहा गया है कि माध्यम का कोई भी कण, जैसे एक कण है, एक कण इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह एक कण है और ये 1 सेकंड में जितना भी कंपन करेगा, जितनी भी कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जितना भी कंपन करेगा उस कंपन की संख्या को गिन के वही आवृत्ति हो जाती है और इसे हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्त और आवर्तकाल में निम्न संबंध भी होते हैं। जो इसका संबंध है वो है n इजकल टू 1/t। इसका मात्रक जो होता है वो होता है, इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज। इसका जो मात्रक होता है वो प्रति सेकंड या हर्ट्ज। फिलहाल ये चीज़ आप लोग के 1 या 2 नंबर में आप लोग से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि जो मतलब ये आवृत्ति होती है इसका मात्रक क्या होता है। ये आप लोग के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो हम लोग अपने आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं। फिलहाल जो इसमें पहला है ये लोग आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। इसको समझाने में फ़िलहाल कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसको ये आप लोग के एग्ज़ाम में भी उतना नहीं पूछा जाएगा। बट ये जो आप लोग को मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई, आवर्तकाल, आवृत्ति और मैंने आगे एक चीज़ पढ़ाई, और ये जो 5वां पढ़ाने जा रहा हूँ तरंग दैर्ध्य, ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देखेंगे कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी चलती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह समान कला वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो ये तरंग दैर्ध्य होता है इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं हम लोग अनप्रस्थ तरंग में किन्हीं 2 क्रमागत श्रृंगों अथवा वृत्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तरंग दैर्ध्य तरंग में किन्हीं 2 क्रमागत अधिकतम संपीड़न अथवा 2 क्रमागत अधिकतम विरल वाले कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। यदि तरंग की चाल v आवर्तकाल t हो तो तरंग दैर्ध्य इजकल टू चाल मल्टीप्लाई आवर्तकाल, यानी कि लैम्डा इजकल टू b इंटू टी या फिर b इंटू टी।
तो फ़िलहाल ये भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का जो है उस पे हम लोग चर्चा। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। तो ये समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है, ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी करना है। तो हम लोग हो सकता है कल कॉपी पे इसका डेरिवेशन करेंगे, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना पड़े। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग इसको कल अगले लेक्चर में कवर करते हैं। तो फ़िलहाल ये जो आज का लेक्चर हुआ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दे कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं उस कमेंट पे मतलब ऑफिशियल वीडियो बना के उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल देखो ये वीडियो, अगर इस पे कोई नया स्टूडेंट अगर देख रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप पे नोटिफिकेशन जल्दी से जब मैं वीडियो डालूँ तो आप पे नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाया करे, ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप लोग की क्लास बराबर चलती रहे। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर कल फिर समय से होगा।